राकेश को अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल-अंदाज़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि उसकी ज़िंदगी में कोई दखल ना दे, लेकिन वह सबकी ज़िंदगी में दखल देगा। यहाँ तक कि पत्नी को भी उसने परेशान किए हुए था। आए दिन उसके व्यवहार से रूपा एकदम परेशान रहने लगी थी, इसीलिए वह छोड़कर उसे मायके चली गई थी। अब जब राकेश को अपना काम खुद करना पड़ रहा था और ज़िंदगी में एकाकीपन आ गया था, तो उसे महसूस हो रहा था कि उसने गलत किया है। रोज की तरह जैसे तैसे खुद नाश्ता बनाकर घर को बिखरा पड़ा छोड़कर वह ऑफिस चला गया। यहाँ मेज पर फाइलें बिखरी पड़ी थीं और वह सामने लगी शीशे को देख रहा था। आने वाले समय की तस्वीरें एक एक कर उसके आगे साकार होने लगी। घटता हुआ वजन, पिचके हुए गाल, कांपते हुए हाथ पांव। वह जहाँ भी जाता है उपेक्षा के ही शिकार होता है। हर कोई उसके ओर से मुंह फेर लेता है। ऐसे में उसे नानी के कहे शब्द याद आ गए। अरे पगले, यूं आकाश में नहीं उड़ा करते, पखेरू भी तो अपना घोंसला धरती पर ही बनाया करते हैं। तनाव से उसका माथा फटा जा रहा था। उसी मनोदशा में वह सीट से उठा और सोफे पर जा धंसा। दोनों हाथों से माथा पकड़ते हुए वह चिंतन में डूबने लगा। उसके आगे सच्चाई परत दर परत खुलने लगी। उसने कभी भी तो अपनों से बड़ों की बातें नहीं मानी। उसके आगे वह अपने ही गाता रहा। सिर उठाकर उसने घड़ी की ओर देखा तो 1 बज रहा था। अब चपरासी ने अंदर आकर पूछा, सर, लंच में आप क्या लेंगे? आज रहने दो, उसने मना करते हुए कहा। बस एक कॉफ़ी ला दो। जी सर। चपरासी बाहर चल दिया। लोगों की झोली खुशियों से कैसे भरती है, वह इसी पर सोचने लगा। परसों ही तो उसके पास रजत एक फाइल लेकर आई थी। उसने पूछा था, कहिए रजत कैसे हैं? बस साहब, रजत हंस दिए थे। आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। मैं तो जीते जी जीवन का सही आनंद ले रहा हूँ। चहकते हुए परिवार में रह रहा हूँ। बहू बेटा दोनों ही घर गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे हैं। वे तो मुझे तिनका तक नहीं तोड़ने देते। अब वही तो मेरे बुढ़ापे की लाठी है ना। बहुत तकदीर वाले हो भाई। यह कहते हुए उसने फाइल पर हस्ताक्षर करते रजत को लौटा दिया था। चपरासी सेंटर टेबल पर कॉफ़ी का मग रख कर गया। उसे पीते हुए वह उसी प्रकार आत्ममंथन करने लगा। उसके सिर पर से माँ बाप का साया बचपन से ही उठ गया था। वह दोनों एक सड़क दुर्घटना में मारी गए थे। जब नाना जी उसे अपने घर ले आए थे, उसका लालन पालन ननिहाल में ही हुआ था। उसकी बड़ी बहन का विवाह भी नाना जी ने ही किया था। नाना नानी के प्यार ने उसे बचपन से ही बिगाड़ दिया था। स्कूल कॉलेज के दिनों से ही उसके पांव खुलने लगे थे, पर उसका एक गुण, तेज बुद्धि का होना उसके अवगुणों पर पानी फेर देता था। राज्य लोक सेवा आयोग में पहले ही बार में उसका चयन हो गया और वह सचिवालय में काम करने लगा था। अब उसके मित्रों का दायरा बढ़ने लगा था। दोस्तों के बीच रहकर भी वह अपने को अकेला ही महसूस किया करता। वह धीरे धीरे अलग ही मनोग्रंथि के शिकार होने लगा। घर बाहर हर कहीं अपनी जिद पर अड़े रहता। उसके भविष्य को लेकर नाना जी चिंतित रहा करते थे। उसके लिए रिश्ते भी आने लगे थे, लेकिन वह उसे टाल देता। एक दिन अपनी नानी के बहुत समझाने पर ही वह विवाह के लिए राजी हुआ था। 3 साल पहले वे नाना नानी के साथ एक अच्छे परिवार की लड़की को देखने गया था। उन लोगों ने सभी का हृदय से स्वागत किया था। चाय नाश्ते के समय उसने लड़की की झलक देख ली थी। वह लड़की उसे पसंद आ गई और बहुत देर तक उनमें इधर उधर की बातें होती रही थी। उसकी बड़ी बहन भी साथ थी। उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्यों भैया, लड़की पसंद आई? इस पर वह मुस्कुरा दिया। वहीं बैठी लड़की की माँ ने आंखें नचाकर कहा था, अरे भाई, अभी दोनों का आमना सामना ही कहाँ हुआ है। पसंद नापसंद की बात तो दोनों के मिल बैठ कर ही होगी ना। इस पर वहाँ हंसी के ठहाके गूंज उठे थे। ड्राइंग रूम में सभी चहक रहे थे। किचन में भांति भांति के व्यंजन बन रहे थे। रूपा की माँ ने वहाँ आकर निवेदन किया था, आप सब लोग चलिए, लंच लगा दिया गया है। वहाँ से उठकर सभी लोग डाइनिंग रूम में चल दिए थे। वहाँ रूपा
भी सच सबर कर आई थी। रूपा का वह रूप उसके दिल में ही उतरता चला गया था। सभी भोजन करने लगे थे। नाना जी ने उसकी ओर घूमकर पूछा था, क्यों रे, लड़की पसंद आई कि नहीं? जी नाना जी, वह बोला था। पर क्या? रूपा के पापा चौंके थे। पर लड़की को मेरे ना निजी जीवन में किसी प्रकार का दखल नहीं देना होगा, उसने कहा। यह मेरी एक शर्त है। राकेश, नाना जी उसकी ओर आंखें तरीरने लगे थे। तुम्हारा इतना साहस कि बड़ों के आगे जुबान खोलो? क्या हमने तुम्हें यही संस्कार भरे हैं? नाना जी की उस प्रताड़ना पर उसने गर्दन झुका ली थी। रूपा की माँ ने यह कहकर वातावरण को सहज बनाने का प्रयत्न किया था कि अच्छा ही हुआ जो लड़के ने पहले ही अपने मन की बात कह डाली। वैसे राकेश जी, रूपा के पापा सिर खुजलाने लगे थे, मैं आपके निजी जीवन की थ्योरी नहीं समझ पाया। मैं घर से बाहर क्या करूं क्या ना करूं, उसने स्पष्ट किया था। यह इस पर किसी भी प्रकार की टोका टोकी नहीं करेगी। अरे, रूपा के पापा ने जोर का ठहाका लगाया था। लो भाई, आपकी यह निजता बनी रहेगी। रिश्ता पक्का हो चला था। 6 महीने बाद धूमधाम से उसका विवाह हो गया था। विवाह के तुरंत बाद ही वे दोनों नैनीताल घूमने चल दिए थे। सप्ताह भर से वहाँ खूब सैर सपाटा करते थे। दोनों ही तो एक दूसरे में डूबते चले गए थे। वहाँ उसने नैनी झील में जी भर कर बोटिंग की थी। क्यों जी? बोटिंग करते हुए रूपा ने उससे पूछा था। उस दिन मैं आपकी फिलॉसफी नहीं समझ पाई थी। जब आप मुझे देखने आए थे तो अपने निजी जीवन की बात कही थी ना? हाँ, उसने कहा था। मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा, इस पर तुम्हारी ओर से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। मैं औरत मर्द में अंतर माना करता हूँ। अरे, रूपा भौचक्की रह गई थी। वह गला साफ करते हुए बोली, आज के युग में जहाँ नर नारी की समता की दुहाई दी जाती है, वहाँ आपके यह दकियानूसी विचार। मैंने कहा ना, उसने पत्नी की बात बीच में ही काट दी थी। तुम किसी भी रूप में मेरे साथ वैचारिक मतभेद नहीं करोगी और ना ही मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी होने दूंगा। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी और वह पुरानी बातों से बाहर आ गया। उसने रिसीवर उठाया। यस सर, लंच के बाद आप डिक्टेशन देने की बात कर रहे थे ना? उधर से उसकी पीए आरजू ने उसे याद दिलाया। अरे हाँ, वह घड़ी देखने लगा। 2 बज चुके थे। अगले ही क्षण उसने कहा, चलिए आओ, मुझे एक ज़रूरी डिक्टेशन देना है। इतना कहकर वह कल्पना के संसार में विचरने लगा कि उसकी पीए आरजू कमरे में आएगी, उसके शरीर की गंध से कमरा महक उठेगा। ऐसे में वह सुलगने लगेगा। तभी चौखट पर आरजू आ खड़ी हुई। वह मुस्कुरा दिया। आओ, चलिए आओ। आरजू सामने की कुर्सी पर बैठ गई। वह उसके आगे चारा डालने लगा। आरजू, तुम सच में एक संपूर्ण नारी लग रही हो। आरजू हतप्रभ रह गई। बॉस के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अंदर अंदर घबरा उठी। उसने नोटबुक खोल ली और नोटबुक पर नज़र गड़ाए हुए बोली, मैं समझी नहीं सर। अरे भाई, कॉलेज के दिनों में मैंने काव्य शास्त्र के पीरियड में नायिका भेद के लक्षण पढ़े थे। तुम्हें देखकर वे सारे लक्षण आज मुझे याद आ रहे हैं। तुम पद्मिनी हो। तुम्हारे आने से मेरा यह कमरा ही नहीं, दिल भी महकने लगा है। काम की बात कीजिए ना सर। आरजू गंभीर हो गई। उसने कहा, आप मुझे एक ज़रूरी डिक्टेशन देने जा रहे थे ना? सॉरी आरजू, मुझे पता नहीं था कि मैं तो सच्चाई उगल रहा था। आपको सब पता है सर, आरजू कहती ही गई। आप अपनी आदत से बाज आ जाइए। रूपा मैडम में ऐसी क्या कमी थी जो आपने उसे निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश किया? अपनी स्टेनों के मुंह से पत्नी का नाम सुनकर राकेश को जबरदस्त मानसिक झटका लगा। उसकी सारी प्राइवेसी न जाने कब से दफ्तर में लीक होती आ रही है। यानी सभी जानते हैं कि उसके अत्याचारों से तंग आकर ही उसकी पत्नी मायके में बैठी हुई है। आरजू के प्रश्न से निरुत्तर हो वह अपने गिरेबान में झांकने लगा तो अतीत फिर उसके सामने साकार होने लगा। नैनीताल से आकर वह नाना जी से अलग एक किराए का फ्लैट लेकर रहने लगा था। नाना जी ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन उसने उनकी एक भी नहीं सुनी थी।
फ्लैट में आकर वह अपने आदेश निर्देशों से रूपा का जीना ही हराम करने लगा था। रात की रोटियां क्यों बच गई? तुम बालकनी में कपड़े डालती हुई इधर उधर क्यों झांकती हो? तुम्हें लोग क्यों देखते हैं? तुम इतना मेकअप क्यों करती हो? आए दिन वह पत्नी पर इस तरह के प्रश्नों की झड़ी सी लगा दिया करता था। उस फ्लैट में रूपा उसके साथ भीगी बिल्ली बनकर रहने लगी थी। जब तब उसे उसकी शर्त याद आ जाया करती। पति के उन अत्याचारों से आहत वह आत्मघाती प्रवृत्ति की ओर बढ़ने लगी थी। एक बार तो वह मरती मरती ही बची थी। उसकी आवारगी अब और भी जलवे दिखाने लगी थी। एक दिन वह किसी युवती को फ्लैट में ले आया था। रूपा कसमसा कर रह गई थी। उसने उस युवती का परिचय दिया था। यह सुप्रिया है। हम लोग कभी एक साथ भी पढ़ा करते थे। विवाह के दूसरे साल उसके यहाँ एक बच्चा आ गया था, लेकिन वे वैसे ही रूखे का बना रहा। बच्चे के आगमन पर उसे कोई भी खुशी नहीं हुई थी। अब रूपा उसके अत्याचारों के नीचे दबती ही गई। देखिए जी, एक दिन रूपा ने अपना मुंह खोल ही दिया। मुझे आपके प्रतिबंधों के सिकंजे से मुक्ति चाहिए, नहीं तो तुम क्या कर लोगी? उसने तमक कर पूछा था। अब हमारे बीच नन्हा भी आ गया है, रूपा उसे समझाने लगी थी। हम 2 से 3 हो गए हैं। मुझे इस गुलामी की जंजीर से मुक्त कर दें। नहीं, वो गुर्राया। मैं अपने निश्चय से टस से मस नहीं हो सकता। मैं हमेशा ही अपनी मन की करता रहूँगा। ठीक है। रूपा का स्वाभिमान जाग गया था। उसने कहा, फिर मैं भी अपनी मन मर्जी पर उतरने लगूंगी। रूपा के अनुनय विनय पर राकेश का कुछ भी असर नहीं पड़ा तो एक दिन नन्हे को लेकर वह मायके चली गई। रो रो कर उसने माँ को सारी बातें बतला दी। माँ उसका सिर सहलाने लगी। धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा बेटी। तब से रूपा मायके में ही रहकर अपने लिए नौकरी ढूंढने लगी थी। राकेश ने कभी भी उसकी खोज खबर नहीं ली। उसका बेटा नन्हा भी उसे नहीं पिघला पाया था। उसके दोस्तों में इजाफा होता गया। वह गलत रास्ते पर निकल पड़ा था। एक दिन बूढ़ी हो आई नानी उसके यहाँ चली आई थी। क्यों रे, तेरा यह मन मौजीपन कब छूटेगा रे? छोड़ो भी ना नानी माँ, उसने बात टाल दी थी। मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, जो होगा उसे मैं झेल लूँगा। संस्कार बदले भी तो जा सकते हैं ना। नानी का हाथ उसके कंधे पर आ गया था। तू अब भी मान जा, जाकर बहू को लिवा ला, इसी में तेरा भला है। वह नहीं समझ पाता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज उसकी पिए आरजू तक उसे गिरा देना चाहती है। ठुड्डी पर हाथ रखे हुए वह रूपा के बारे में सोचने लगा कि उसमें कोई कमी नहीं है। उसी के अत्याचारों से उस बेचारी को आज निर्वासित जीवन जीना पड़ रहा है। दफ्तर से राकेश सीधे ही घर चला आया। उसके पीछे पीछे 2-4 उसके मित्र भी चले आए। कुछ देर तक खाने पीने का दौर चला, फिर मित्र चले गए तो वह फिर से तन्हा हो गया। उसे निजात पाने के लिए उसने 2-3 बड़े पैग लिए और बिस्तर पर जाकर धंस गया। सुबह हुई, देर से सोकर उठा तो नहा धोकर सीधे ऑफिस चला गया। दरवाजे पर खड़े चपरासी ने निवेदन किया, साहब, आपको मैडम याद कर रही हैं। मुझे? वह चौंका। जी, चपरासी बोला। मैडम बोली थी कि आते ही उसे मेरे पास भेज दें। वह आशंकित होने लगा। महानिदेशक ने उसे न जाने क्यों बुलवाया है। किसी प्रकार संकित मन से वह मिसेस तानिया के चैम्बर में चल दिया। मैडम ने तो उसे देखते ही उसकी ओर जैसे तोप दाग दी। क्यों मिस्टर, आपको अपने करियर का ख्याल नहीं है क्या? ऐसी क्या बात हो आई मैडम? उसने कुछ सहम कर पूछा। यह क्या है देखिए। मिसेस तानिया ने उसे आरजू की शिकायत थमा दी। हाथ कंगन को आरसी किया। आप तो छिपे रुस्तम निकले। शिकायत देखकर उसको सारा कमरा घूमता हुआ सा लगा। वह होठों पर जीभ फिराकर बोला, माफ़ करना मैडम, यह लड़की चरित्र की अच्छी नहीं है। चरित्र के अच्छे आप नहीं हैं, मिसेस तानिया ने आंखें तरीर कर कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप जैसे लंपट व्यक्ति इस पद पर कैसे बने हुए हैं। सुना है आपका अपनी पत्नी के साथ भी। उसकी तो बोलती ही बंद हो आई। उसने अपराध भाव से गर्दन झुका ली। मिसेस तानिया ने उसे चेतावनी दे डाली, आइंदा ध्यान रखें। अब आप जा सकते हैं।
वह उठा और चुपचाप महानिर्देशक के चैम्बर से निकलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। तभी उसके कमरे में आरजू चली आई और बोली, सर, मेरी यहाँ से बदली हो गई है। वह कुछ बोला नहीं बल्कि चुपचाप फाइलें देखता रहा। आज वह अपने को हारे हुए जुआरी सा महसूस कर रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसके पास रजत बाबू चले आए। उसने कहा, माफ़ करना साहब, आज आप कुछ उदास से हैं। बैठिए रजत बाबू। वह सामान्य हो गया। रजत कुर्सी पर बैठकर बोले, वैसे हम लोग आफतें खुद ही मोल लिया करते हैं। लगता है कि आप भी किसी आफत में फंसे हैं। आप ठीक कहते हैं, वह बोला। मेरी पीए आरजू ने महानिर्देशक से मेरी बदसुल्की की शिकायत की है। वही तो, रजत बाबू ने कहा। सारी निदेशालय में यही सुगबुगाहट चल रही है। अब ऐसा नहीं होगा रजत बाबू, वह बोले। अब मैं सावधानी से रहा करूँगा। रहना भी चाहिए साहब, रजत बोले। आदमी को हमेशा ही सतर्क रहना चाहिए। उसे जीवन में पहली बार सबक मिला था। अब वह ध्यानपूर्वक अपना काम करने लगा। वह नाना जी को फ़ोन मिलाने लगा। मिलने पर वह बोला, नाना जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ। बोलो बेटे, उधर से कहा गया। मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। उसने अपनी दिली इच्छा प्रकट की। स्वागत है, नाना जी ने पूछा। कब आ रहे हो? 1-2 दिन में रूपा को भी साथ लेकर आ रहा हूँ। फिर तो यह सोने पर सुहागा वाली बात होगी, नाना जी ने चहक कर कहा। यह तो तुम्हें बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। सॉरी नाना जी, राकेश क्षमा मांगने लगा। अब तक मैं भटकने की राह पर था। शाम को वह दफ्तर से सीधे ही ससुराल चला गया। आंगन में नन्हा बच्चा खेल रहा था। उसने उसे गोद में उठाया और प्यार करने लगा। कोने में खड़ी पत्नी रूपा उसे देखते ही रह गई। वह मुस्कुरा दिया। रूपा, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और यह वादा करता हूँ कि आइंदा से मैं वैसे नहीं रहूँगा। अब मैं बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर तुम मुझे सुधरने का मौका दोगी और सुधारने की कोशिश करोगी तो ज़रूर हम खुशी खुशी ज़िंदगी जी सकेंगे। माफ़ कर देना प्लीज़। आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। वह तो आपको आना ही था, रूपा हंस दी। वह सास ससुर के आगे अपने किए पर प्रायश्चित करने लगा। ससुर ने उसका कंधा थपथपा दिया। कोई बात नहीं बेटा, आदमी ठोकर खाकर ही तो संभलता है। सुबह उसकी नींद खुली तो उसने अपने को तनाव मुक्त पाया। रूपा भी खुश नजर आ रही थी। चाय नाश्ते के बाद उसने एक टैक्सी बुला ली। रूपा और नन्हे को बिठाकर खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। टैक्सी नाना जी के घर की ओर सड़क पर दौड़ने लगी। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। मैडम, मेरा क्या कसूर है जो मैं सजा भुगत रही हूँ? प्रीता ने मुझसे पूछा। प्रीता के पति ने तलाक का केस दायर कर दिया था। उसी का नोटिस लेकर वह मेरे पास केस की पैरवी करने आई थी। उसके पति ने उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगाया था। प्रीता की माँ उसके साथ आई थी। उसने कहा कि प्रीता के ससुराल वालों ने बिना दहेज लिए विवाह किया था। उन्हें सुंदर बहू चाहिए थी। प्रीता नाम के अनुरूप सुंदर थी। जब प्रीता छोटी थी तब उसकी माँ की एक सहेली ने प्रीता के गोरे रंग को देखकर शर्त लगाई थी कि यदि तुम्हें इससे गोरा दामाद मिला तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी। उसने जब पाँव पखराई के समय अजीत के गुलाबी पाँव देखे तो चुपचाप 1000 रुपये का नोट प्रीता की माँ को पकड़ा दिया। अजीत का परिवार संपन्न था। वे ढेर सारे कपड़े और गहने लाए थे। नेक भी बढ़ चढ़ कर दिए थे। प्रीता के घर से उन्होंने किसी भी तरह का सामान नहीं लिया था। प्रीता के मायके वाले इस विवाह की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। प्रीता की सहेलियां प्रीता के भाग्य की सराहना तो कर रही थी, पर अंदर ही अंदर जली जा रही थी। हंसी खुशी के वातावरण में प्रीता ससुराल चली गई। प्रीता अपने सुंदर पति को देख देख कर उससे बात करने को आकुल हुई जा रही थी, पर अजीत उसकी ओर देख ही नहीं रहा था। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रीति रिवाजों को निपटाते निपटाते 2 दिन लग गए।
प्रीता अपनी सास, ननंद व जेठानियों से घिरी रही। उसके खाने पीने का खूब ध्यान रखा गया। फिर सबने घूमने का कार्यक्रम बनाया। 10-12 दिन इसी में लग गए। इसी बीच अजीत ने भी प्रीता से बात करने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। घूम फिर कर पूरा काफिला लौट आया। प्रीता की सास ने ही वहीं से प्रीता के पिता को फ़ोन कर दिया था कि चौथी की रस्म के अनुसार प्रीता को मायके ले जाएं। जैसे ही ये लोग लौटे, प्रीता के पिता आकर प्रीता को ले गए। प्रीता कोरी की कोरी मायके लौट आई। सास ने उसके पिता को कह दिया था कि वे लोग पुरानी परंपरा में विश्वास रखते हैं। दूसरे ही दिन शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए प्रीता मायके में ही रहेगी। प्रीता 4 माह मायके रही। उसकी सास और ननंद के लंबे लंबे फ़ोन आते। उन्हीं के साथ अजीत एक आध बार बात कर लेता। 4 महीने बाद अजीत के साथ सास ननंद आई और खूब लाड़ प्यार जताकर प्रीता को विदा कर ले गई। ननंद ने अपना घर छोड़ दिया था और उसका तलाक का केस चल रहा था। वह मायके में ही रहती थी। इस बार अजीत के कमरे में एक और पलंग लग गया था। डबल बेड पर प्रीता अपनी ननंद के साथ सोती थी। वह अजीत अलग पलंग पर सोता था। अजीत को उसकी माँ व बहन अकेला छोड़ती ही नहीं थी जो प्रीता उससे बात कर सके। 1-2 माह तक तो ऐसा ही चला। फिर ननंद के दोस्त प्रमोद का घर आना जाना बढ़ने लगा। धीरे धीरे सास ननंद ने प्रीता को प्रमोद के पास अकेला छोड़ना शुरू कर दिया। अजीत का तो पहले जैसा ही हाल था। एक दिन जब प्रीता प्रमोद के लिए चाय लाई तो उसने प्रीता का हाथ पकड़कर अपने पास यह कहकर बिठा लिया, अरे भाभी, देवर का तो भाभी पर अधिकार होता है, मेरे साथ बैठो ना। जो तुम्हें अजीत नहीं दे सकता वह मैं तुम्हें दूंगा। प्रीता किसी प्रकार हाथ छुड़ाकर भागी और उसने सास से शिकायत की। सास ने प्रमोद को तो कुछ नहीं कहा, प्रीता से ही बोली, तो इसमें हर्ज ही क्या है, देवर भाभी का रिश्ता ही मजाक का होता है। प्रीता सन्न रह गई। वह आधुनिक जरूर थी पर उसका परिवार संस्कारी था और यहाँ तो संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। प्रमोद की छिड़कानी बढ़ने लगी। अब उसे सास व ननंद का प्रोत्साहन जो था। एक दिन प्रीता ने चुपके से पिता को फ़ोन कर दिया। माँ की बीमारियों का बहाना बनाकर वे प्रीता को मायके ले आईं। प्रीता ने रो रो कर अपनी माँ जैसी भाभी को सब कुछ बता दिया तो परिवार वालों को संपन्न परिवार के सुदर्शन सुपुत्र की नपुंसकता का ज्ञान हुआ। चूँकि यह बात ऐसी थी जिससे दोनों परिवारों की बदनामी होनी थी, इसीलिए वे चुप रहे। 1 माह बाद सास ननंद अजीत को लेकर प्रीता को लेने आई तो प्रीता की माँ व भाभी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। सास तमतमा कर बोली, तुम्हारी लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, हमारे लड़के को दोष देती है। प्रीता की माँ बोली, यदि ऐसा ही है तो अपने लड़के की कहीं डॉक्टरी जांच करवाओ ना। इस पर सास ननंद ने अपना सामान उठाया और गाड़ी में बैठकर चली गई। इस बात को लगभग 8-10 माह गुजर गए। प्रीता के विवाह को लगभग 2 वर्ष हो चुके थे कि अजीत की ओर से तलाक का केस दायर किया गया था। प्रीता के प्रमोद के साथ संबंधों को आधार बनाया गया था और प्रमोद को भी पक्षकार बनाया था ताकि प्रमोद प्रीता के साथ अपने संबंधों को स्वीकार कर प्रीता को बदचलन सिद्ध कर सके। मेरे लिए प्रीता का केस नया नहीं था। इस प्रकार के प्रकरण मैंने अपने साथी वकीलों से सुने थे और कई मामले सामाजिक संगठनों के माध्यम से सुलझाए भी जा चुके थे। इस प्रकार के मामलों में 2 ही हल हुआ करते हैं, या तो चुपचाप एक पक्षीय तलाक ले लो या विरोध करो। दूसरी स्थिति में औरत को अदालत में विरोधी पक्ष के बेहुदा प्रश्नों को झेलना पड़ता है। मैंने प्रीता से नोटिस ले लिया और उसे दूसरे दिन आने को कहा। मैंने प्रत्येक कोण से प्रीता के केस पर सोच विचार किया। प्रीता का अब ससुराल में रहना संभव नहीं था। वह जाए भी तो कैसे जाए, पति से ही ससुराल होती है और पति का आकर्षण दैहिक सुख होता है, इसी से वह नई लड़की के प्रति आकृष्ट होता है। जब यह आकर्षण ही नहीं तो वह प्रीता में क्यों दिलचस्पी दिखाएगा। इसीलिए प्रीता को तलाक तो दिलवाना है, किंतु
उसके दुराचरण के आधार पर नहीं। औरत हूँ ना, इसीलिए औरत के दर्द को पहचानती हूँ। सोच विचार कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अलग से नपुंसकता के आधार पर केस लगाने के बजाय मैं इसी में प्रतिदावा लगा दूं। दूसरे दिन प्रीता, उसकी माँ व भाभी आई तो मैंने उन्हें समझा दिया कि हम लोग उनके प्रकरण का विरोध करेंगे, साथ ही उसी प्रकरण में अजीत की नपुंसकता के आधार पर तलाक देंगे। इसीलिए पहले प्रीता की जांच कराकर डॉक्टरी प्रमाण पत्र ले लिया जाए। पूरी तैयारी के साथ मैंने पेशी के दिन प्रीता का प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। साथ ही एक आवेदन कैमरा प्रोसीडिंग का भी लगा दिया, जिसमें सुनवाई के समय मात्र जज और पक्षकार ही रहे और इस प्रक्रिया का निर्णय कहीं प्रकाशित ना हो सके। जब प्रतिदावा प्रीता की सास ननंद को मिला तो वे बहुत बौखलाए। उन्हें अपने लड़के की कमजोरी मालूम थी। प्रमोद को इसीलिए परिचित कराया गया था ताकि प्रीता उससे गर्भवती हो जाए तो अजीत की कमजोरी छिप जाए और परिवार को वारिस भी मिल जाए। मैंने न्यायालय से यह भी आदेश ले लिया कि अजीत की जांच मेडिकल बोर्ड से कराई जाए। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारने पर जब प्रीता की सास ननंद थक गई तो समझौते की बात लेकर मेरे पास आई। प्रीता के पिता भी बदनामी नहीं चाहते थे, इसीलिए मैंने विवाह का पूरा खर्च व अदालत का खर्च उनसे प्रीता को दिलाया, पर राजीनामा से तलाक का आवेदन लगवा दिया। विवाह होने से मुकदमा चलने तक लगभग 2.5 वर्ष हो गए थे। प्रीता को भी मायके आए लगभग 1.5 वर्ष हो गए थे, इसीलिए राजीनामे से तलाक का आवेदन स्वीकार हो गया। दोनों पक्षों की मान मर्यादा भी कायम रही। इस निर्णय के लगभग 5-6 माह बाद मैं कार्यालय में बैठी थी। तभी प्रीता एक सांवले से युवक के साथ आई। उसने बताया कि वह उसका पति है, स्थानीय कॉलेज में पढ़ाता है। 2 माह पूर्व उसने कोर्ट में मैरिज की है। उसकी माँ ने कहा कि हिंदू संस्कार में स्त्री एक ही बार लग्न वेदी के सामने बैठती है, इसीलिए दोनों परिवारों की सहमति से उनकी कोर्ट मैरिज हो गई। प्रीता मुझे रात्रि भोजन का निमंत्रण देने आई थी। उसके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि यदि मैंने औरत के दर्द को महसूस कर यह कानूनी रास्ता ना अपनाया होता तो बेचारी प्रीता की क्या हालत होती। अदालत में दूसरे पक्ष का वकील उससे गंदे गंदे प्रश्न पूछता, वह उत्तर नहीं दे पाती तो अजीत को उसके दुराचारणी होने के आधार पर तलाक मिल जाता। फिर उसे जीवन भर के लिए बदनामी की चादर ओढ़नी पड़ती। सास ननंद की करनी का फल उसे जीवन भर भुगतना पड़ता। जब तक औरत अबला बनी रहेगी उसे दूसरों की करनी का फल भुगतना ही पड़ेगा। समाज में उसे जीना है तो सिर उठाकर जीना होगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।